हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो हमने इससे पहले पार्ट में हम 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ मैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी क्या होते हैं और फुटकर व्यापारी का मतलब क्या होता है। और दूसरे पार्ट में हमने स्थायी दुकानों के 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं कि 3 प्रकार उसके कौन कौन से थे। हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में उसके अगले 3 पॉइंट। ठीक है, टोटल 6 पॉइंट थे। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकता है शुरुआत, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि अच्छे से समझ आए। तो आज हम पढ़ते हैं 4th पार्ट्स का। श्रृंखलाबद्ध स्टोर या बहुसंख्यक दुकानें यानी चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स। देखो नाम से पता चल रहा है चेन स्टोर यानी बहुत सारी चेन, यानी एक लाइन में लगी रहती हैं बहुत सारी दुकानें, या फिर मल्टीपल शॉप्स यानी बहुत सारी दुकानें होती हैं। ठीक है, तो देखो एक ही स्वामित्व तथा प्रबंध के अंतर्गत चलने वाली बहुत सी फुटकर दुकानों को श्रृंखलाबद्ध दुकानें कहते हैं। यानी वो एक ही मालिक की होती हैं सारी दुकानें, कह सकते हो, या फिर एक ही मैनेजर सबको अच्छे से मैनेज करता है। एक टॉप मैनेजर हो सकता है वो सबको मैनेज करता है और उसका एक ही मालिक होता है। और हो सकता है ये जो मल्टीपल शॉप्स लिखा हुआ है यानी बहुसंख्यक दुकानें, श्रृंखलाबद्ध स्टोर, यानी ये अलग अलग शहरों में होती हैं लेकिन सेम दुकानें होती हैं, एक ही मालिक की होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो दिल्ली में है शॉप, हरियाणा में है, यूपी में है, अलग अलग जगह पे हो सकती है, 2-2 3-3 भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक ही मालिक की होती है, इसलिए बोला है बहुसंख्यक दुकानें। इसकी विशेषता देखो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। सभी स्थानों पर बेची जाने वाली वस्तुओं का निर्माण एक ही स्थान पर होता है। ठीक है, मतलब ऐसे हो सकता है कि कोई जो निर्माता होता है, जो कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो मान लो कोई माल बना रही हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी खुद की दुकानें खोल लेती हैं अलग अलग जगहों पर और फिर वो बेचती हैं। तो एक ही मालिक होता है और उनकी जो जितनी वस्तुएं अलग अलग जगहों पर बेची जा रही है, जैसे दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, हर जगह पर सेम दुकान होती है और सेम मालिक होता है, उनका एक ही मालिक होता है और वो एक ही जगह सारी वस्तुएं बनती हैं, बस वो अलग अलग दुकानों पर बेचते हैं। सभी दुकानों का स्वामी एक व्यक्ति या फर्म होती है। ठीक है, स्वामी मतलब जो मालिक। सभी वस्तुएं आकार, गुण व मूल्य में एक समान होती हैं, यानी जो सारी वस्तुएं अलग अलग जगह पर बेची जा रही हैं वो एक जैसी होती हैं हर तरह से, रंग में, कलर में, उनकी जो मतलब कि वो किस तरह से इस्तेमाल की, फीचर्स, उनके गुण, उनकी प्राइस, सब एक जैसा होता है। तो जो ग्राहक होता है उसे खरीदने में भी प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ यहाँ तो महंगा दे रहा है, उस शहर में तो सस्ता मिलता है, वहाँ से खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो जहाँ से भी खरीदेंगे सेम प्राइस मिलता है और सेम ही चीज़ होती है, सजावट भी सेम, हर चीज़ सेम होता है उसका। इनका विक्रय नगद होता है कि मतलब उधार नहीं करते ये लोग, मतलब अपना माल उधार नहीं बेचते, नगद बेचते हैं। वस्तु की वस्तु की मांग वाले हर स्थान पर दुकान खोल दी जाती है। कि इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर ये लोग जो वस्तुएं बेचते हैं, जो वस्तु बना रहे हैं, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस जगह पे ज़्यादा मांग है, जहाँ ज़्यादा लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ ये अपनी दुकान खोल देते हैं ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो। प्रत्येक दुकान की सजावट एक रूपता होती है कि मतलब सारी दुकानें एक जैसी सजी होती है, हर तरह से सेम होती है, बाहर से सब कुछ सेम होता है ताकि ग्राहक को पहचानने में आसानी हो। ठीक है, और देखो ये स्टार्ट कहाँ हुआ था सबसे पहले। ये सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो मल्टीपल शॉप्स यानी चेन स्टोर सबसे पहले किसने शुरू किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो वो शुरू करते समय ये लोग किन किन बातों को ध्यान रखते हैं कि इनकी स्थापना वहाँ होनी चाहिए जहाँ जनसाधारण आसानी से पहुँच सके, यानी जनता आसानी से पहुँच सके, ग्राहक आसानी से पहुँच सके। सभी जगह एक ही प्रकार के भवन खरीदने चाहिए कि मतलब सारी दुकानें एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी सजावट होनी चाहिए, हर चीज़ एक जैसी होनी चाहिए ताकि ग्राहक को खरीदने में और दुकानें पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, अब देखो इसके लाभ कि अगर कोई मल्टीपल शॉप्स शुरू कर रहा है, मल्टीपल शॉप्स यानी कोई माल बेच रहा है और हर शहर में या हर नगर में अलग अलग दुकानें हैं उसकी, तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है उसको या फिर ग्राहकों को क्या फ़ायदा होता है। हर दुकान पर वस्तु का मूल्य एक समान ही होता है कि मतलब ये ग्राहक को क्या फ़ायदा है कि वो किसी भी दुकान से माल खरीदे इनका, या फिर किसी भी जगह से खरीदे इनकी दुकान से, सबका प्राइस सेम होता है। ठीक है, प्रत्येक दुकान के लिए अलग अलग विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये अलग अलग दुकानें जैसे अलग अलग शहर में, तो अलग अलग दुकानों का एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, एक ही बार एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बस बता देते हैं कि हमारी इनकी इतने ब्रांचेस खुले हुए हैं। ठीक है, सभी दुकानों पर समान आकार, गुण, मूल्य की वस्तुएं होने के कारण जनता में विश्वास बना रहता है कि मतलब जितने भी ब्रांचेस खुले होते हैं हर जगह इनका माल जो है वो सेम होता है, इनका रंग सेम होता है, आकार सेम होता है, इनकी क्वालिटी सेम होती है, फीचर्स सेम होते हैं, प्राइस सेम होते हैं, जिसकी वजह से जनता में एक विश्वास रहता है कि हाँ ये हमारे साथ घोटाला यानी मतलब बेईमानी नहीं करेंगे हमारे साथ, क्योंकि हर जगह प्राइस सेम है। इनकी सजावट बाहर से व अंदर से एक समान होती है, दुकान जो है वो बाहर से और अंदर से एक सजी हुई होती है, तो लोगों को पहचानने में ईजी रहती है कि हाँ ये दुकान उनकी है, यानी इस कंपनी की है। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं इस दुकान को, यानी इन तरह की शॉप्स को खोलने से क्या नुकसान हो सकता है। पहला है
इसको शुरू करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता, ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इनके यहाँ उधार विक्रय नहीं होता है कि मतलब कोई व्यक्ति है, उसे माल की ज़रूरत है लेकिन उसके पास उस समय पैसा नहीं है, लेकिन वो बाद में दे सकता है। बट ये लोग क्या करते हैं, ये नगद देते हैं, सिर्फ उधार नहीं देते हैं, तो एक तरह से नुकसान है। घर पर सुपुर्द की सुविधा नहीं होती, यानी घर पे ये माल नहीं पहुंचाते, हमें खुद वहाँ ले जाना पड़ेगा, मतलब खुद वहाँ लेने जाना पड़ेगा, ये घर पे हमें सुविधा नहीं देते। मांग में परिवर्तन होने से भारी हानि होती है। मान लो जो माल बेच रहे हैं, बाज़ार में ये मांग ख़त्म हो जाए, लोग ख़रीदना बंद कर दें, और उन्होंने बहुत सारा बना रखा है माल, क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं, तो उस हिसाब से माल बहुत सारा बना लिया, तो बहुत नुकसान हो जाता है इन्हें। ठीक है, 5वां है डाक द्वारा व्यापार, यानी मेल ऑर्डर बिजनेस का नाम से भी चला, डाक द्वारा यानी डाक से हम लोग माल मंगवाते हैं और माल बेचते हैं। डाक व्यापार वह व्यापार है जो डाक से ही आदेश प्राप्त करता है तथा डाक से ही विक्रय करता है, कि मतलब किसी को अगर माल ख़रीदना है तो वो डाक भेजता है कि हमें आपका ये माल ख़रीदना, पेमेंट भी कर सकता है उस टाइम, फिर बाद में भी, और डाक से ही वो लोग हमें माल बेचते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डाक द्वारा व्यापार। डाक मतलब ऑनलाइन नहीं, चिट्ठी वगैरह लिखकर जो हम लोग डाक घर में जाते हैं उसे बोलते हैं डाक द्वारा व्यापार। इसकी विशेषताएँ देखो, यह डाक द्वारा क्रय विक्रय होता है। ठीक है, डाक द्वारा हम लोग माल खरीदते हैं, बेचते हैं। यहाँ केवल नगद व्यापार होता है। अब तो डाक द्वारा है तो नगद ही होगा, उधार नहीं, क्योंकि क्या पता कोई बेईमानी कर ले। यहाँ विक्रेता को माल बेचने के लिए कोई दुकान बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो डाक द्वारा है तो कोई दुकान थोड़ी आ रहा है, दुकान को सजाने की या दिखाने की क्या ज़रूरत है, हम अपने घर से भी ये माल बेचने और ख़रीदने का काम कर सकते हैं। इसे स्थापित करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कि सिर्फ पूंजी कब लगती है, हम घर पे थोड़ा बहुत इधर उधर करने में सिर्फ पैसा लग जाता है, क्योंकि दुकान वगैरह हम कर नहीं रहे हैं कुछ, तो उसमें हमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। अब देखो कब शुरू हुआ था, सबसे पहले कहाँ और किसने शुरू किया था। यह सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 1872 ईस्वी में आया था। ठीक है, कि डाक द्वारा व्यापार सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टार्ट किया था 1872 में। अब इसकी विधि क्या है कि किस तरह से हम ये लोग किस तरह से अपना माल मंगाते थे ये लोग डाक द्वारा। आजकल तो इतना नहीं होता है, बट होता है, तो किस तरह से करते हैं। पहले डाक सूची तैयार करना होता है, कि जो माल बेच रहा है, जो व्यापारी है, वो डाक सूची तैयार करता है कि कौन कौन माल खरीद सकता है। उसके पास होते हैं वो न्यूज़पेपर वगैरह देखकर या फिर कॉल वगैरह करके एक सूची, एक लिस्ट बना लेता है। फिर क्या करता है, नियमित विज्ञापन करना, यानी एडवर्टाइजमेंट करता है। फिर वो अपने माल का फिर कि मतलब इस तरह से हम यहाँ माल बेचते हैं, आप लोग डाक द्वारा मंगवा सकते हो वगैरह वगैरह। फिर वो आदेशों को प्राप्त करता है, यानी जो लोग माल खरीदना चाहते हैं वो आदेश भेजते हैं कि किन किन को माल खरीदना है, वो आदेश प्राप्त करता है, यानी ऑर्डर रिसीव करता है। फिर वो उन ऑर्डर्स को, उन आदेशों को पूरा करता है, यानी माल बेचता है, भेज देता है फिर डाक द्वारा ही, और फिर भुगतान प्राप्त कर लेता है, यानी पेमेंट रिसीव करता है। ठीक है, अब देखो इसको फ़ायदे क्या क्या हैं, डाक द्वारा अगर हम व्यापार करें तो इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। देखो इससे पहले पढ़ेंगे हम ग्राहकों को क्या फ़ायदा है, कस्टमर्स को क्या फ़ायदा है। तो पहला देखो, फुटकर व्यापारी ग्राहकों के घर पर माल की सुपुर्दगी की सुविधा दी जाती है, कि मतलब जब हम डाक द्वारा माल मंगा रहे हैं तो वो लोग हमारे घर आते हैं माल देने, या फिर उसके कर्मचारी जो भी डाक वाले हमारे घर आएंगे, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अप्राप्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। अप्राप्य मतलब कुछ वस्तु ऐसी होती है कि हमारे आसपास या हमसे थोड़ी सी दूर तक भी नहीं मिलती हैं, उस पर वो हमें चाहिए होती है, तो वो डाक द्वारा हमें मिल जाती है। ठीक है, तो अप्राप्य मतलब जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते, जो हमें नहीं मिल रही है, वो भी हमें प्राप्त हो जाती है। धन व्यवस्था में आसानी होती है, क्योंकि देखो डाक द्वारा हम मंगा रहे हैं, डाक पहले पहुंचता है, फिर वो 8-9 दिन लगाता है, फिर हमारे पास वो माल पहुंचता है। तब तक हम उन बीच में जो गैप आता है 8-9 दिनों का, हम क्या कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा करने में हमें ईजी रहता है। मान लो पैसा नहीं है लेकिन हमें माल खरीदना है, तो हम 8-9 दिनों में हमारे पास टाइम होता है कि हम पैसे की व्यवस्था कर लें। वस्तुएँ आमतौर पर सस्ती होती हैं। ठीक है, अब विक्रेता को क्या लाभ है, विक्रेता मतलब जो माल बेच रहे हैं उन्हें क्या फ़ायदा है। कम पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो डाक द्वारा है तो अपने घर पे भी कर सकता है, दुकान वगैरह नहीं बनाता है। दुकान पर व्यय नहीं करना पड़ता। ठीक है, कि दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं होती, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती उसे। रकम डूबने का भी भय नहीं होता, पैसे वगैरह पेमेंट हो जाती है। विस्तृत व्यापार क्षेत्र होता है, क्योंकि वो डाक द्वारा कर रहा है तो कोई भी कहीं से भी माल मंगा सकता है, तो विस्तृत व्यापार होता है, बड़ा व्यापार होता है इसका। अब इसका नुकसान क्या है, यानी हानि क्या क्या हो सकती है। और देखो पहला है, यह केवल नगद विक्रय करते हैं, क्योंकि उधार नहीं करते, नगद करते हैं। उधार वाले व्यक्ति इनसे वंचित रह जाते हैं। मान लो क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं व्यापार में उधार माल भी खरीदना चाहते हैं, बाद में पैसा देने से बोलते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ नगद होता है, उधार नहीं। वस्तुएं तुरंत प्राप्त नहीं होती हैं, बताया था ना मैंने, 8-9 दिन लगते हैं, और अगर हमें तुरंत चाहिए तो हमें तुरंत नहीं मिल पाती है, टाइम लग जाता है। विज्ञापन पर अधिक खर्चा आता है, क्योंकि डाक द्वारा है, दुकान वगैरह नहीं है, लोग दुकान पे जाके नहीं देखते हैं माल,
तो विज्ञापन में इन्हें बहुत अच्छे से दिखाना पड़ता है सब कुछ, ताकि लोग आएँ और ख़रीदें, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। चुनाव की सुविधा नहीं होती, ग्राहक मतलब माल नहीं चुन सकते, सिर्फ विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देखकर ये लोग माल मंगवाते हैं। माल वापसी की सुविधा नहीं होती, अगर माल ख़राब आ जाए तो माल वापस नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें माल वापस करने की मनाही होती है। अगला है लास्ट, उपभोक्ता सहकारी भंडार। देखो सहकारी क्या होता है, कोऑपरेटिव, मतलब कि कोई लोग कोऑपरेट कर रहे हैं मिलकर, 2 लोग हैं तो वो मिलकर, 2 लोग, 10 लोग हैं ना 10 लोग मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं किसी चीज़ में, बोलते हैं ना कोऑपरेट करो, तो हमने सुना होगा कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो मतलब क्या, सहयोग करो, मिलकर काम करो, उसे बोलते हैं कोऑपरेट करना। उपभोक्ता सहकारी भंडार, यह व्यक्तियों का एक संगठन होता है जिसका उद्देश्य माल के क्रय करने में बचत करना तथा विक्रय के लाभ को अपने पास ही रखने से है। इसका मतलब क्या है, ये लोग मिलकर, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक उद्देश्य बनाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव इनका होता है कि ये लोग माल क्रय करते हैं, यानी माल खरीदते हैं पहले ही बहुत सारा, यानी ये लोग बीच के जो दुकान वगैरह से माल नहीं खरीदते, ये सीधा कंपनी से या इंडस्ट्री से माल खरीदते हैं, बहुत सारा, बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और फिर ये थोड़ा थोड़ा माल बेचते हैं, और जो लाभ होता है माल बेचने से वो एक दूसरे में बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग दुकान से माल ना खरीद कर, स्टोर से माल ना खरीद कर, मॉल से माल ना खरीद कर क्या करते हैं, सीधा कंपनी से या फिर इंडस्ट्रियों से बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, एक तरह से थोक व्यापारी की तरह से माल खरीदते हैं, और फिर खुद ही सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा माल एक दूसरे को बेचते हैं या फिर बाहर के लोगों को बेचते हैं, और जो फ़ायदा होता है वो एक दूसरे में बांट लेते हैं, उसे बोलते हैं उपभोक्ता सहकारी व्यापार। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी, देखो, इसकी स्थापना तथा संचालन उपभोक्ता ही करते हैं, जो ग्राहक लोग होते हैं वही लोग करते हैं। इनकी स्थापना से मध्यस्थों का अंत हो जाता है, कि मतलब दुकान वगैरह का नहीं मिल खरीदते, सीधा 10-15 लोग जो ग्राहक होते हैं वो खुद का ये भंडार शुरू कर लेते हैं, इसलिए बोलते हैं कि उपभोक्ता ही यानी ग्राहक ही इसका संचालन करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। इसमें विक्रय नगद होता है, मतलब उधार नहीं बेचते ये लोग, एक दूसरे को नगद ही बेचते हैं। कभी भी कोई सदस्यता छोड़ सकता है, कि जो पार्टनरशिप करते हैं कोई भी अगर चाहे तो वो छोड़ के जा सकता है, और कोई भी नया आ सकता है, ठीक है, हम लोग तुरंत ही लोग नया पार्टनरशिप बना सकते हैं, और कोई पार्टनरशिप छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। लाभ सदस्यों के मध्य बांट दिया जाता है, यानी एक दूसरे में बराबर लाभ बांटते हैं लोग। अब इसके फ़ायदे क्या है, लाभ क्या है, इसको शुरू करने से क्या फ़ायदा होता है इन्हें। उपभोक्ता को कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। नगद बिक्री के कारण रकम डूबने का डर भी नहीं होता, यानी पैसे डूबने का डर नहीं रहता, नगद करते हैं माल खरीदना बेचना। इनकी स्थापना से मध्यस्थों की समाप्ति हो जाती है। विज्ञापन व्यय पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, कि ज़्यादा मतलब विज्ञापन ये लोग करते नहीं हैं, क्योंकि एक दूसरे को माल बेचते हैं। ग्राहकों की आवश्यकता पर पूरा ध्यान दिया जाता है, कि मतलब बाहर के लोग अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो ये उनकी आवश्यकता पर ध्यान देते हैं कि उन्हें किस तरह का माल चाहिए और कितनी कीमत पर देना चाहिए। अब है दोष, किसी क्या क्या नुकसान है। मंदी काल में अधिक हानि उठानी पड़ती है, कि मान लो जो ये माल ख़रीदा हुआ है इन्होंने बेचने के लिए, वो बंदी हो जाए, वो ख़रीदना ही ना चाहे, यानी मांग कम हो जाए, तो ये नुकसान होता है। झगड़ों की सदस्यता बनी रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो झगड़ा भी होने लगता है इन लोगों के बीच। ज़्यादा सदस्यों के कारण सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है, कि मतलब एक दूसरे के हिस्से का काम नहीं करना चाहते, सोचते हैं वो कर लेगा, तो सहयोग नहीं कर पाते हैं। अब देखो इसमें एक ये होता है स्वचालित बिक्री मशीन। आपने देखा होगा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, कि मतलब हम लोग टोकन डालते हैं, एक सिक्का डालते हैं, और जो भी हम चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी माल चाहिए वो निकल आता है मशीन से, तो उसे बोलते हैं स्वचालित बिक्री मशीन। यह एक ऐसी मशीन है जिसमें पूर्व निर्धारित सिक्का या टोकन डालकर इच्छित वस्तु प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। इसमें हर समय बिक्री संभव है। बिक्री कर्मचारी की आवश्यकता नहीं, कि मतलब इसका मतलब क्या है कि कर्मचारी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि मशीन है, हम लोग टोकन डाल के सिक्का डाल के माल निकाल लेते हैं, तो इसमें कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती, हम खुद मशीन चला सकते हैं, बहुत आसान होता है। ताज़ी वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, मशीन को चलाने में कोई कठिनाई नहीं आती, और चोरी का डर नहीं होता है, ठीक है, कोई चोरी नहीं कर सकता, जब तक वो सिक्का नहीं डालेगा माल नहीं निकलता है। इसका नुकसान क्या है, महंगी होती है वस्तुएँ बहुत, ठीक है, मरम्मत व रख रखाव में खर्चा आता है, कुछ मशीन को रखने में, उसको ठीक भी कराने में खर्चा आता है। एक ही साइज़ की सिक्कों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेम साइज़ का सिक्का ही वो एक्सेप्ट करता है, फिर ही माल देता है। वस्तुओं के वस्तुओं के ख़राब होने का डर, कि मान लो कोई ख़रीद नहीं रहा है, वो माल रखा रखा ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक था आंतरिक व्यापार के प्रोत्साहन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की भूमिका, की एक तरह से ये लोग कि क्या हेल्प करते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों की। इनका उद्देश्य व्यवसाय तथा व्यवसायियों के हितों को सुरक्षित रखना है।
कि मतलब जो व्यवसाय हैं, जो लोग व्यवसाय चला रहे हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, व्यापारी हैं, उनके हितों की रक्षा करना, सुरक्षित रखना, झगड़ा वगैरह सुलझाना, या फिर कोई बेईमानी कर रहा है तो उनकी मदद करना, पैसों की ज़रूरत हो तो उनकी मदद करना। इसमें बहुत सारे आते हैं, बैंक वगैरह होते हैं, लोन वगैरह दे देते हैं कम ब्याज पे, ठीक है। ये किसी एक विशेष उद्योग की नहीं बल्कि पूरे व्यावसायिक समुदाय के हितों की देखरेख करते हैं, क्योंकि ये किसी एक बिजनेस की नहीं, हर तरह के बिजनेस की मदद करते हैं। ये सदस्य को सूचनाएं देते हैं, मतलब कि डाटा वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं कि बाज़ार में क्या माल बेचना चाहिए, कितनी मांग है, सब कुछ। झगड़ों का निपटारा कर दिया जाता है कि अगर कोई झगड़ा हो रहा है किन्हीं व्यवसाय के बीच तो उनका निपटारा हो जाता है। आचार संहिता बनाए रखते हैं लोग सारे बिजनेस के बीच। आचार संहिता मतलब भाईचारा, मिलकर काम करना, विश्वास, ईमानदारी, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो जिसने नहीं देखी है। और आगे की वीडियोज़ के लिए, आगे के और चैप्टर्स की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें प्लीज़। थैंक यू।